सिंसियर होकर देखना है, सीरियस होकर नहीं। अब देखिए ये पहली स्लाइड आपको कितनी साफ दिख रही है, मैं जानता नहीं जानता क्योंकि व्हाइट में है, लेकिन साइकोलॉजी को अगर मैं डील कर रहा हूं और मैं स्टेनले होल का नेम नहीं लेता तो फिर मेरे को समझाने से दिक्कत आएगी। स्टेनले होल आपकी एज जो 12 से 18 साल है, और ये 12 से 18 साल की जो एज है वो क्या है, एडोलसेंस की एज है। और इस एज में इस टर्म को जो दिया है आपकी, इस एज को हिंदी वाले क्या बोलते हैं, इसको किशोर अवस्था, बिल्कुल सही है ना। said that it was a period of storm and stress in which, यानी तूफानों का काल कहा जाता है इस एज को। जाने क्या क्या मन में हमारे दिमाग में काल अब सोच में आता है और हम जाने किस किस दौर में जाने कहां कहां चले जाते हैं, ठीक है। और एक टीचर जो समझदार है वो इस चीज को समझता है। जनरली ये जो बड़ी बड़ी पैकेज के साथ पढ़ाने वाले जो लोग हैं ना, इस जिम्मेदारी को नहीं समझ पाते। वही वो दौड़ लगाते हैं कि दौड़ो बच्चों, जो फर्स्ट आया वो जीत गया, जो लास्ट आया वो फेल आउट हो जाओ। तो इन लोगों को एंड तक समझ में नहीं आता। इसलिए मैं किसी सिटी का नाम नहीं लूंगा, बस आप समझ जाइए बातों को कि जो सिटी पिटी है और जो सिटी अब संघर्ष कर रही है वापस अपने आप को स्ट्रेंथ बनाने के लिए, वो इसी की वजह यही है कि उसने इस एज को ज्यादा सिंसियर नहीं लिया और कोचिंग में उन लोगों ने किसी भी साइकोलॉजिस्ट को सही तरह से काम करने का मौका नहीं दिया। एक तो मेरा फ्रेंड ये जो बेचारा अभी निकल कर बाहर आ गया है, क्योंकि जो उसका काम था वो नहीं कर रहा है, वो नहीं कर पा रहा है। वो पीयर्स सोशल अप्रूवल इज ए इन इम्परेटिव, ये बात की गई। जो सोशल अप्रूवल होता है इस एज में वो चाहता है, यानी इस एज का स्टूडेंट चाहता है कि मेरी समाज में मुझे क्या हो, अप्रूवल मिले, जो मैं करता हूं वो अच्छा करता हूं, मुझे एक्सेप्ट किया जाए कि मैं बेस्ट हूं जो कर रहा हूं। लेकिन वो बोलते हैं यार बच्चा है यार, तू तू क्या कर लेगा यार, तू रहने दे यार, है ना, तू अच्छा है रहने दे यार, ये कहा जाता है अक्सर। तीसरी बात, सेंसेस ऑफ डायरेक्शन इन लाइफ इज एन ए फ्लक्स। वही बहुत प्रॉब्लम होती है सेंसेस के साथ, है ना, कि हम इधर जाए उधर जाए, ये कर लें वो कर लें, ऐसा नहीं, उसमें फ्लक्चुएशन होता है। नेक्स्ट है फीलिंग ऑफ अलाइनेशन फ्रॉम द पेरेंट्स इज डीप। बिल्कुल उसके साथ कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है पेरेंट्स के साथ, वो बहुत जरूरी कि पेरेंट्स का साथ मिलना चाहिए, वो अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। तो ये चार बातें जो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग इस एज में कही गई है, ये सब कुछ सुनना बहुत जरूरी है बेटा आप लोगों के लिए। अब स्किप करेंगे मजा नहीं आएगा, इसलिए नो स्किप वीडियो है, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं तो बड़ी सिंसियरिटी से देखिए, इसको मैंने हर पॉइंट को आपको इसलिए बतलाया है। फादर ऑफ जो साइकोलॉजी के से रिलेटेड है उस पर 7 दिन का डीलिंग होता है। अब अगले देखिए, अगले हैं बता रहे हैं, स्टेल होल का अगला स्टेटमेंट है, adolescence is when the very worst and best impulse in the human soul struggle against each other for positions। देखिए एडोलसेंस की जो एज है ना, वेरी वर्स्ट, सबसे बुरी भी है एंड बेस्ट इंपल्स भी है, क्योंकि तूफान हुआ कहा गया है, पीरियड ऑफ स्ट्रगल कहा गया है, अपने आप से अपनी लड़ाई, सोसाइटी में अपने आप को बना के बताना है। अब मुझे डॉक्टर की तैयारी करनी है, मुझे आईआईटी जेई करनी है, सोसाइटी को दिखाना है कि मैं पढ़ रहा था इतने टाइम से, अब मैं पास हो गया। क्योंकि पड़ोस वाली आंटी या पड़ोस वाले अंकल बोलेंगे, अरे बाबू तू कितने साल से तैयारी कर रहा है, तेरा सिलेक्शन हो गया? और अच्छा अच्छा नहीं हुआ। मैं जब कंपटीशन की तैयारी करता था तो मेरे कई दोस्त या रिलेटिव आते थे, अच्छा कितनी एज हो गई तैयारी कर रहे हो, अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ क्या? तो वो इस तरह से पूछते हैं टोन के हिसाब से, तो फैमिली वालों को बुरा लगता है। फैमिली वाले उससे चिढ़कर अपन से बात करते हैं कि बेटा बाबू तेरा क्या हुआ, तो तैयारी कर रहा है, सिंसियरिटी से तो कर रहा है ना। अब मेरी लड़ाई मुझसे है, मुझे समाज में सोसाइटी में अपने आप को स्थापित करना है, अपने आप को वहां पर जमाना है। और अगर मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा तो मुझे लगेगा अरे यार दुनिया लुट गई। मेरी लड़ाई मुझसे, मेरी लड़ाई सोसाइटी से, उसको दिखाना है नहीं है। यही तूफान आपको परेशान करते हैं, इसलिए मैं समझा रहा हूं कि इस तूफानों से कैसे बचेंगे। और बहुत अच्छी है। और इसी के साथ सिगमंड फ्रायड है, वो क्या बोल रहे हैं देखो, हम तो पढ़ते हैं इसलिए हम बता रहे हैं। एडोलसेंस स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेयर फ्रॉम विच ह्यूमैनिटी शुड फ्री इटसेल्फ। ह्यूमैनिटी शुड फ्री इटसेल्फ। देखो ये इतनी बड़ी बात की है सिगमंड फ्रायड ने, और ये बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत जरूरी है। अब आप बोलेंगे एमबीक्यू सर आपकी वीडियो क्यों बना रहे हैं, आप इसके लिए कैपेबल हैं, आप बनाने लायक हैं क्या, क्यों बना रहे हैं? इसी के लिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड दी, और वो नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप। मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया है कि मैं क्लास 11th 12th स्टार्टिंग मेरी 9th 10th से हुई, फिर 11th 12th
ठीक है, 20+ ईयर को मैं पढ़ा रहा हूँ, कोटा फैकल्टी रहा हूँ, मैंने राजस्थान के अलग अलग सिटीज में अपनी सेवाएं दी हैं, ठीक है। और अपनी स्टडी भी मैंने, ऐसा नहीं है कि मैं 12th पास आउट हूं या कोई एमबीबीएस करा हुआ बंदा हूं, है ना, या ऐसे ही मैं किसी कोटा में किसी पड़ोसी का हूं तो पड़ोसी से मेरी जान पहचान है तो मुझे किसी कोचिंग में ले लिया गया। कोचिंग का कोई स्टैंडर्ड होता है लेने का? बिल्कुल नहीं होता। एमबीबीएस करा हुआ है उसको ले लेते हैं, 12th पास आउट उससे ले लेते हैं, पड़ोस के मौसी के छोरे को ले लेते हैं या उसको कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई वहां पर क्राइटेरिया है? बिल्कुल नहीं है। तो कोचिंग इज कोचिंग, चाहे वो पड़ोस के 2 बच्चों की कोचिंग हो या 200,000 बच्चों की कोचिंग हो या 2 लाख बच्चों की कोचिंग हो, मेंटेन स्टैंडर्ड नहीं होता। वो आपको जरूर लगता है कि यार हमारे सर बहुत अच्छे हैं, तो अच्छी बात है, वो अच्छे बनाए रखिए। पीएचडी मेरी परसुइंग है, एमफिल में कर चुका हूं, 3 एमएससी में कर रहा हूं, एक एमएससी नहीं, एक एमएससी में बच्चे घबरा जाते हैं, 3 एमएससी में कर चुका हूं और अलग अलग एज ग्रुप के स्टूडेंट के साथ मेरा टच रहा है। मैं लास्ट ईयर भी आपसे कहा था कि जब मैं पीएचडी कर रहा था तो मेरे साथ जो एज ग्रुप के बच्चे थे वो 21 साल से लेकर 30 साल के थे, जिसमें से काफी अलग अलग यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर पे काम कर रहे हैं। बीएड जो डिग्री चाहिए, ठीक है, पास करने के लिए, वो मैं कर चुका हूं, इसीलिए मैं साइकोलॉजी का जानकार हूं। बीएड के साथ में एमएड कर चुका हूं और कई कंपटीशन क्रैक कर चुका हूं जो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और कई गवर्नमेंट जॉब को मैं छोड़ चुका हूं। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह से ये मेरा क्राइटेरिया है कि जिस तरह मैंने आपको ये बतलाया। अगली कंडीशन पे आते हैं। अब आपसे लेकर सबसे पहले पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, नीट एग्जाम एंड साइकोलॉजी। इनको 3 लेवल पर मैंने डिवाइड किया है, अलग अलग अलग। पहला लेवल है कि यार जब आप डिसीजन करते हैं कि यार मुझे तैयारी करनी है आईआईटी जेईई की, मुझे तैयारी करनी है नीट की, या मुझे डॉक्टर बनना है, आपके साथ फैमिली का डिसीजन होता है, आपके फ्रेंड्स का डिसीजन होता है। मेरा दोस्त ए ले रहा है, बी ले रहा है, मैं भी डॉक्टर बन जाऊं, सी ले रहा है, डी ले रहा है, और एक डिसीजन होता है मेरा खुद का जो होना चाहिए, माई सेल्फ। अगर साइकोलॉजिकली ये तीनों पॉइंट्स आपके साथ मैच कर रहे हैं, फैमिली का सपोर्ट है, मैं खुद भी डिसीजन ले रहा हूं और मेरे फ्रेंड्स को देकर ले रहा हूं, लेकिन उसमें मुझे मालूम है कि मैं स्टैंड करता हूं, तो आपका डिसीजन बिल्कुल राइट चल रहा है। और बच्चों, आप बिल्कुल सही काम कर रहे हो। ये फर्स्ट लेवल आपका क्रॉस हो गया, मतलब सॉरी सेलेक्ट हो गया। लेकिन इनमें से एक भी मामला गड़बड़ है, मैं अपने फ्रेंड से ही ज्यादा क्या हो रहा हूं, प्रभावित हो रहा हूं, उससे इंप्रेस हूं, और इसलिए मैं डिसीजन ले रहा हूं कि मैं आईआईटी जेईई में जाऊंगा या मैं नीट में जाऊंगा, तो भैया क्रॉस मामला, अब आप इसके लायक नहीं हो। या फैमिली का प्रेशर ज्यादा है क्योंकि डॉक्टर्स बनते हुए आ रहे हैं, इंजीनियर्स बनते हुए आ रहे हैं, मुझे भी प्रेशर कहा जा रहा है, खेल खत्म, मैं तो डांसर बनना चाहता हूं, मैं सिंगर बनना चाहता हूं, खेल खत्म, माई सेल्फ वाला भी खेल खत्म हो गया। पहले लेवल पर ही आपने गलती कर दी, साइकोलॉजिकली आपको नहीं करना चाहिए था, आपने तीनों लेवल निकाल दिए, तब जाकर आप सेकंड लेवल के लायक हैं। और मैं बहुत सोच समझ कर इस स्लाइड को बनाया हूं बेटा, ठीक है, आपको समझ। हालांकि आप, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा है, ये उन बच्चों के लिए भी जरूरी है जो फाउंडेशन स्टेज में है और जो अभी एग्जाम देने वाले हैं, सबके लिए। इसीलिए मैं इसको 15 दिन पहले बना रहा हूं, 15 डेज पहले। अभी तो नीट का एग्जाम हमारे करीब हाफ मंथ बाद है, ताकि मेरा बच्चा पूरी तरह से साइकोलॉजिकल तैयार होकर जाए। सेकंड लेवल अगर क्लियर है कि प्रिपरेशन, अब मैं प्रिपरेशन वाली फेज में आ चुका हूं कि मुझको क्लास 11 में जाना है और तैयारी करनी कोचिंग की, या 12 के बाद जाना है कोचिंग की तैयारी करनी है, मैंने 2 साल अच्छी तैयारी की, मैं निकल जाऊंगा, मुझे 1 साल में करना है, या आईआईटी जेईई में दे रहा हूं तो मुझको तो भैया शुरू से ही वहां पर 11 से ही जाना है और मैंने तैयारी अच्छी करी ताकि मेरे पास चांस का लेवल कम है, फटाफट निकलना है। ये प्रिपरेशन स्टेज है। इसमें देखो एक बंदा कम हो गया, आपका फ्रेंड, जिसको आप देखकर गए थे, वो साथ छोड़ देगा। क्योंकि देखो मैंने कई स्टूडेंट्स को भेजा है जो साथ जाते थे, वहां जाकर क्या हो जाते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं, रूम में ही उनका साथ छूट जाता है 2 महीने बाद ही। तो ये अब फ्रेंड्स खत्म हो चुका है, अब फैमिली और माई सेल्फ है, ये साथ रहते हैं। अब डिसीजन तो मैं ले चुका हूं क्योंकि मेरा डिसीजन था, अब फैमिली है, अब फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए। कोई फैमिली वाला भी वीडियो देख रहा है, क्योंकि मैं देखता हूं, जब मेरा यूट्यूब में मैं लाइक देखता हूं तो उसमें देखता हूं कि मेरे वीडियो 60+ वाले लोग भी देखते हैं, पेरेंट्स भी देखते हैं। तो आपको नमस्कार है, आप इस बात का स्पेशल ध्यान रखें। जब बच्चा आपका प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको फैमिली वालों का सपोर्ट मिलना चाहिए। यूं नहीं बेटा कि मेरे दादा भी डॉक्टर थे, मेरे पापा भी डॉक्टर थे, मैं खुद भी डॉक्टर हूं, है ना, तुझे डॉक्टर बनना है। उससे यही कहेंगे आप, और बच्चे तो जो कर सकता है करना, अगर तेरा सिलेक्शन हुआ तभी मैं तेरे साथ हूं, नहीं हुआ तो भी तेरे साथ हूं, क्लियर। और बच्चा खुद भी जो सुन रहा है, वीडियो देख रहा है, वो ध्यान रखे, फैमिली का प्रेशर होता है, ना लो, इस हाथ कान से लो, इस हाथ से निकाल दो, ठीक है।
इतना तो गट्स अपना में होना चाहिए कि ये स्ट्रगल जो कहा गया है सिगमंड फ्रायड और किसने, स्टेनले होल ने, कि इस तूफानों के काल में, इस एज ऑफ स्टॉर्म में आपको अपने पूरा ध्यान रखना है। आगे मैं बतलाऊंगा उस बात को भी, ठीक है। फैमिली और माई सेल्फ वाली कंडीशन सपोर्ट ही होना चाहिए फैमिली के साथ। अगर नहीं होते तो उनसे बात कीजिए, उनसे फोन कीजिए, ठीक है, ताकि आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल इफेक्ट ना हो। अगर ये दोनों लेवल भी क्लियर कर लिया आपने, बधाई हो। अब आप आ चुके हैं एग्जाम डे में वाले। यहां मैं कहीं बात नहीं कर रहा हूं कि आपकी पढ़ाई कैसी है, मैं तो आपको साइकोलॉजिकल पॉइंट की बात कर रहा हूं कि आपने अच्छी प्रिपरेशन कर ली है। ये उन सब बच्चों के लिए बात चल रही है जो तैयारी कर रहे हैं, है ना, जिनके अपने साइकोलॉजिकली परेशानियां हैं, उन परेशानियों को क्लियर कर चुके हैं। लेवल 2 भी क्लियर हो चुका है, अब लेवल 3 पर आते हैं। अब एग्जाम का डे आ चुका है। जैसे इस साल नेट का एग्जाम, भाई आईआईटी जेई का तो हो चुका है, नीट का एग्जाम होने वाला है, बच्चे 4th में की तैयारी कर रहे हैं। अब यहां पर मैं अकेला हूं, माई सेल्फ। अगर आप अकेला नहीं छोड़ते, अपने हफ्ते हफ्ते अपने घर वालों से बात करते रहते हैं, पापा मम्मी मैं ऐसा हूं, मेरी तैयारी अच्छी चल रही है, या मेरी तैयारी में यह प्रॉब्लम आ रही है लेकिन मैं कर लूंगा, आप मस्त रहो। और पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी, क्योंकि इस वीडियो को पेरेंट्स देख रहे हैं पक्का जानता हूं, तो उनकी भी जिम्मेदारी, बेटा बढ़िया ना, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत होगी बढ़िया करता रहे, तू निकलेगा, नहीं निकला भी तेरे साथ हैं हम, अपनी मेहनत करते रहना, कोई दिक्कत नहीं। मेरा बाप डॉक्टर था, मैं भी डॉक्टर हूं, लेकिन तू नहीं बना चलेगा, समझेगा। तो आप बच्चों को बड़ा मोटिवेट कर रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं, और पढ़े लिखे पेरेंट्स भी मेरा लेक्चर देख ही रहे हैं, है ना, तो वो भी जानते हैं इस बात को। यार ये बात कहना देखो आसान है कि मैं सब चुक चाहते हैं। जैसे मेरी बच्ची है, वो बोलती पापा मैं डॉक्टर बनूं नहीं बनूंगी बाद में डिसाइड करूंगी, मैं उसके साथ ही रहूंगा। यूं थोड़ी हूं कि मैं बायोलॉजी वाला हूं या मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो मेरे बच्चे ही बनेंगे। जब मैं आप 12th के लेवल पे था, मेरे पास इतना पैसा ही नहीं था। उस टाइम मुझे मालूम है कोचिंग की फीस होती थी 20,000 21,000 रुपए, नहीं थे मेरे पास देने को, कहां से लाता मैं, है ना। मेरे दादा डॉक्टर थे लेकिन मेरे फादर डॉक्टर नहीं थे। तो एक बीच में गैप हुआ, वो क्राइसिस ऑफ मनी हुआ, ना मेरे पास पैसा था, खूब मैं चाहता था बन जाऊं लेकिन नहीं था, है ना। अपने आप को शांत रखा और बीएससी की, लेक्चरर बने, और आज आराम से सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोटा में पढ़ाया, खूब पैसा छापा, सब कुछ अच्छा किया, है ना, नाम हुआ, फेम हुआ, आपका प्यार मिला, और आज देखिए अपना काम कर रहे हैं। डॉक्टर नहीं बने, डॉक्टर बना रहे हैं, है ना। बनाने वाला बड़ा होता है ना, बनने वाले से तो जो किस्मत आपको देनी चाहती है वो देगी एक दिन आपको, लेकिन आप मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे। मैं ये कहीं नहीं कह रहा हूं कि आप एग्जाम से पीछे हटेंगे, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप बूस्टअप करें अपने आप को, हर तरह से तैयार रहें। ये नहीं तो और बे, है ना, और मैं नहीं तो कौन बे, जो गाना है ना, वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है, मैं नहीं तो कौन बे, भाई मैं रहूंगा तो कौन होगा, मैं ही हूंगा। एक तो ये बात दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है, और ये नहीं तो ये भी सही। चलिए, माई सेल्फ में आप अकेले हो जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, गाया आप जिसको देखकर आप इंप्रेस होकर गए थे, फैमिली का भी वो जो था मामला खेल खत्म। अब एग्जाम के डे आने वाला है, आप खुद अकेले हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूं माई सेल्फ में, फैमिली फ्रेंड्स को, फैमिली को इन्वॉल्व कर लीजिए। फ्रेंड्स को आप इन्वॉल्व करते हैं, आपकी मर्जी, मैं उस लेवल पे जाना ही चाहता, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ साइकोलॉजिकल बोल रहा हूँ, मैं पर्सनल अपने थॉट्स को आपके तो अपनी थोप रहा हूँ। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ माई सेल्फ रखिए, माई सेल्फ के साथ अपने फैमिली से बात कीजिए, वो बहुत सपोर्ट करते हैं। ये मत सोचिए यार कि हमारी जो पोजीशन है वो सुनेंगे तो डांटेंगे, डांट खाइए, मस्त रहिए यार, है ना। हम जब छोटे लेवल पे थे, हमारे टीचर्स के एक टीचर तो ऐसे थे कि मारते थे पड़ोसी को, साथ में एक दो हाथ हमारे पे साफ कर लिया करते थे। हम बोलते क्यों मारा, ये भी बोलने की हमारी हिम्मत नहीं होती थी, खा लेते थे साथ में। आजकल तो लेवल ही अलग है कि भाई मारना अलाउ नहीं है, तो बच्चों को पुचका पुचका के समझाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि टाइम को थोड़ा सा मुझे बचाना भी है, अब देखिए इसलिए मैंने स्लाइड्स को पहले ही प्रिपेयर कर लिया है, ताकि टाइम बचे और मैं जो कहना चाहता हूं उसको सही टाइम पीरियड में मैं कह दूं। अब देखिए अगली बात आती है कि हम जो एडोलसेंस की एज में, उसमें नीट एग्जाम को हम साथ में लिया, और मैंने विद नहीं बोला है, वर्सेस बोला है। ये कश्मोकश की लड़ाई है, स्ट्रगल की फाइट है, और ये होती है अपने और अपने एग्जाम के साथ। हर बच्चा जिसका फर्स्ट रैंक भी आने वाली है नीट 2025 में, या आने वाले एग्जाम में, उसको भी ये नहीं मालूम है कि मेरी फर्स्ट रैंक आएगी, मालूम है नहीं मालूम है, किसके 700 प्लस आएंगे नहीं मालूम है। सबके साथ एक ही है, मेरा एग्जाम कैसा जाएगा। अब ये मैं कैसा जाएगा, मेरी साथ वो एज ऑफ स्ट्रगल आ रही है, समाज में प्रतिष्ठा है, मुझे अपने आप को स्थापित करनी है, अपने पापा को दिखाना है, अपने गुरु को दिखाना है, जो बार बार बोल रहे हैं भैया तू टॉपर है, टॉपर है, टॉपर है, टॉपर है। एक बच्चे से जाकर आप बोल दीजिए तू टॉपर है, तो टॉपर बनने का बेचारा वो सदमे में आ जाएगा, उसको थोड़ी मालूम है टॉपर बनेगा वो। तो टीचर्स कई बार बोल देते हैं, मैं कहीं यूट्यूब रात को चक जाइए, रात भर दिन रात एक कर दीजिए, सोइए मत, लेकिन पढ़ाई की तरफ जाइए।
अरे कहना आसान है, बच्चों के साथ इतना प्लीज इतना गेम मत खेलो, है ना। मैं इतने साल से कोचिंग पढ़ा हूँ, कभी बच्चों के साथ मैंने इस प्रेशर पे काम नहीं किया। प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए, लेकिन भाई साहब कोई तो IIT जेई करा हुआ फैकल्टी है, कोई MBBS की भी फैकल्टी है, लाखों करोड़ों लगा कर आए हैं, लाखों करोड़ छापना चाहते हैं। तो जो एडोलसेंस की एज है उसमें मजे ले रहे हैं यार, है ना। ये टीचर्स नहीं है, ये तो महान लोग हैं। मैं इनकी बात करके ज्यादा तारीफ नहीं करूं, मैं टॉपिक पे आता हूं। तो आप ध्यान देखें कि एडोलसेंस इस एज के ग्रुप में अब हमारे पास कुछ 4 लेवल और हैं। जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा एग्जाम आ गया है, हमारी एग्जाम को हमें 7 कॉम्बिनेशन बनाना है। अगर इस कॉम्बिनेशन को नहीं बना पाए तो फिर वर्सेस ही होगा, विद नहीं होगा। हमको विद करना है, वर्सेस नहीं करना है। तो नेट एग्जाम को हमारी एज की 7 जो अलग अलग कंडीशन है, हमें समाज में स्थापना करनी है, अपनी बात को समाज में बतानी है कि हम कुछ कर सकते हैं। हमारी फैमिली, फ्रेंड, सोसाइटी में हमको अपने आप को स्थापित करना है। और हमारे अलग अलग जो विचार मन में आ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते हम घूम जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, ठीक है, वो सब चीजें। फिजिकल हेल्थ जरूरी है, ये अक्सर बिगड़ती है हमारी, नहीं बिगड़ना चाहिए। बच्चियों से खास तौर से करो, अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखिए, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रांग होती है। फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखिए। मेरे जो बच्चे हैं उनका भी ध्यान रखना है, फिजिकल हेल्थ बिगाड़नी नहीं है, स्मोकिंग नहीं करनी है, ठीक है। कोई भी अलग अलग तरह का नशा वगैरह नहीं करना है, किसी भी तरह से आपको इसमें नहीं जाना है। आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी तो ही आप नेट की तैयारी अच्छी करेंगे। कोई भी ऐसी चीज मत रखिए। मैं जब पढ़ता था तो कभी भी मैं चाय ऑयली इसलिए पीता था कि वो जगना इसलिए नहीं, मुझे मीठा अच्छा लगता था। मैं बिना चाय पीकर भी जग सकता हूँ, ठीक है। तो जगने की बात जो आ रही है उस पर बात ध्यान रखें। फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, आप लोग एग्जाम के दौरान इसको अच्छा रखेंगे। अब 15 दिन बच रहे हैं। IIT जेईई वाले तो एग्जाम दे चुके हैं, नीट वालों से मैं बोल रहा हूं कि अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखें, ठीक है ना। फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो फाउंडेशन वाले बच्चे या अगले नीट 2026 27 के एस्पायरेंट हैं या नीट के एस्पायरेंट जिस साल के भी हैं, वो भी ध्यान रखें। मेंटल हेल्थ, ये इसी की तो हम बात कर रहे हैं। हमारा दिमाग जने कहां कहां जाता है, जने क्या क्या विचार मन में लाता है, जने क्या क्या सोचते हैं हम। तो अपने आप पे कंट्रोल रखना जरूरी है, अपने आप पे बिलीव रखिए। मैंने क्या कहा, मैं नहीं तो कौन बे, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा किसका होगा। इतने साल लोग एग्जाम दे रहे हैं, नंबर्स ऑफ तकरीबन 23-24 लाख, सिलेक्शन किसका होगा। एवरेज 1 लाख का प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलाकर इतने लोगों में एक क्या होगा, 1 लाख लोगों का सिलेक्शन होगा और 20-22 लाख बाहर जाएंगे। तो मैं उन 1 लाख में आऊंगा या बाहर जाने वाले 20-22 लाख में आऊंगा। तो ये तो अंडरस्टूड है यार कि इतने लोग बाहर होंगे तो उनमें से मैं भी हो सकता हूं। मैं नहीं हूं, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मैं हो गया तो एक ओके ओके। कई बार अपन का दिमाग क्या बोलता है, वो फिल्म 3 इडियट की तरह, यार मैं नहीं निकला, मेरा दोस्त भी निकला, है ना। तो यार आप नहीं निकले, आपके बहुत सारे लोग भी नहीं निकले, लेकिन आपने कोशिश की ना, बात खत्म। अगले साल फिर कर लीजिएगा। हाँ, थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन कोई बात नहीं। कंपटीशन तो की प्रवृत्ति, नेचर ही यही है। इस बार नहीं तो अगली बार से, है ना। अब सिविल सर्विस के एग्जाम हर साल होते हैं, इस बार नहीं तो अगली बार से। बोलोगे मेरे इस बार नहीं हुआ, कई बार बोलते मेरा सेकंड टाइम में हुआ, मेरा थर्ड टाइम में हुआ। अरे सोसाइटी को क्या लेना देना है यार, वो तो मिठाई खाने आए, खिला दीजिएगा। आप सोसाइटी के लिए रह रहे हैं, आप खुद के लिए रह रहे हैं। तो इस बात का स्पेशल ध्यान रखिए, खुद के लिए कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है। आप किसी को भी देख लीजिए, अभी कल ही की बात है, मुझे कलेक्टर से अवार्ड मिला। मैंने लिया, कलेक्टर साहब को काफी लंबे टाइम में सुन रहा था, वही बता रहे थे कि नीट पीटी लोग की तैयारी होती है, सिलेक्शन इतनों का होता है, ठीक है। बात सही है यार, है ना। तो आप ध्यान रखें कि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, सोसाइटी से फर्क पड़ता है, लेकिन आपको तो इतना नहीं, आपकी तैयारी है, आप जो भी बने बने यार। डॉक्टर नहीं तो कोई बात नहीं, IAS बनेंगे, वो भी नहीं तो कोई बात, लेक्चरर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, बहुत ऑप्शंस आपके पास है। डरिए मत, मेहनत करते रहिए। अच्छे पढ़ने वालों को कोई ना कोई अच्छा कंपटीशन जरूर क्रैक होता है। और वो फिर बाद में कहते हैं ना, जब मन का ना हो तो मन तो और अच्छा, उसमें ईश्वर की इच्छा होती है, और ईश्वर की इच्छा सबसे सर्वोपरि होती है। तो मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रखें कि मैं बेस्ट हूं, मैं नहीं तो कौन बे, मैं निकलूंगा और पक्का निकलूंगा। और जब मैं नहीं निकला तो मेरी हार नहीं है, ऊपर वाला मुझे चाहता है कि मुझे एक प्रयास और करना है। और देखो यार, हरिवंश राय बच्चन की कितनी शानदार शानदार दो है ना, उनको सुनिए आप। चीटी वाला, अरे बिल्कुल आपने मोटिवेशन को बनाए रखिए। क्लियर, पढ़ाई आपने कर ली है, आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है। अगले पर आए स्टडी। स्टडी के दौर पर हम जानते हैं कि फ्रेशर्स भी होते हैं और रिपीटर्स भी होते हैं। कोचिंगों का खेल चलता है, एक साल आ जा, फिर और रुक जा, रिपीटर बन जा, अब इस साल निकलेगा।
आप इन कोचिंगों के ट्रैप में ना पड़े, अपनी इस चीज को ध्यान रखें। मैंने कई साल पढ़ाया और ट्रैप से कोई निकल ही नहीं सकता इस ट्रैप से। आप इस ट्रैप में ना फंसे, फंसे नहीं, निकलने की बात बहुत दूर की है। जब पहले साल जा रहे हैं तभी तैयारी करें। ये देखिए कौन सा बेच, अचीवर का बेच है, अच्छा रिपीटर का बेच है यार, है ना, फ्रेशर का बेच है, अरे ये सब इनकी प्रैक्टिस है, इस प्रैक्टिस में ना फंसे। आप जब पहले साल जा रहे हैं अपने आप को बिल्कुल यही माने कि यार 2 साल की तैयारी करके हम रिपीटर ही है, हम कोई फ्रेशर वेशर नहीं, हम तो इस साल ही निकलेंगे और अचीवर ही हैं, हम इस साल तो अचीव करने वाले हैं यार। क्या अजीब अजीब नाम है यार, है ना। बच्चे को साइकोलॉजिकली परेशान करना है, फ्रेशर है, नए नए है, अगली बार निकलेगा, इस साल तो निकलेगा ही नहीं, ऐसा होता है कभी। तो इसलिए आप इस ट्रैप में कभी भी नहीं फंसेंगे, आप पहले साल में ही निकलेंगे, ठीक है। अगली बात, और ये बात ध्यान रखना, आपको नए नहीं आए हो। अभी एक बच्ची मुझसे कही थी, सर मैं नई नहीं गई हूँ, तो उसे कहा जा रहा है कि अभी तो तुम लोग फ्रेशर हो, ऐसे तो नहीं, अभी तो रिपीटर में। अरे यार ये कैसी बातें करते हैं, है ना। जो बच्चा बड़ी मेहनत से तैयारी कर रहा है, कई बच्चे गरीब भी होते हैं, इनके पास इतना पैसा थोड़ी होता है, हॉस्टल देखिए कितना खर्चा, वो उसका खर्चा। मैं कई बार केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल लेने वहां गया हूँ, बच्चे कुछ नहीं आता, बच्चा बिलेंगे पूछता, बेटा कितने साल तैयारी कर रहा है, सर मैं 2 साल से कर रहा हूँ और ये फलाना फलाना इतना खर्चा हो गया। स्कूल की फीस देखी, 75,000 फीस, नहीं आने की फीस अलग, प्रैक्टिकल की फीस अलग, प्रैक्टिकल फाइल बनाने की फीस अलग। अरे यार ये कैसी लूटा मसोड़ी चलती है। तो आप इस ट्रैप में ना फंसे, आप अपनी तैयारी करें। आप कोई सी भी लेवल पे हो, स्टडी का अपना ध्यान रखें, कोई प्रेशर, कोई अचीवर कुछ नहीं होता। आप पहले साल निकलने का प्रयास करें, नहीं निकले तो फिर कोई बात नहीं, मैं हर बात बोलता हूं, कोई बात नहीं, ऊपर वाला और मौका देगा, सही तरह का चीज देगा हमको। एग्जाम का डे है, एग्जाम के डे में अब क्या करना है वो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। भैया एग्जाम आ गया है, एग्जाम के दिन की कशमकश क्या है ना। जो 15 अभी लास्ट 15 दिन बच रहे हैं, अब अपन को क्या करना है, नो सोशल मीडिया, कोई सोशल मीडिया नहीं, इंस्टाग्राम फेसबुक मत चलाइए। यूट्यूब को आप तब ध्यान दीजिए जो ओनली इंफॉर्मेटिव न्यूज है। मैं हमेशा बहुत ध्यान रखता हूं कि वही चीज यूट्यूब पर डालू जो बहुत जरूरी है। आप ऐसे लोगों के चैनल्स को ना देखिए जो ओनली आपको इंप्रेस करने आ रहे हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से। आप ओनली एक्सपीरियंस फैकल्टी के वीडियो लेक्चर्स देखिए, वही आपको सही इंफॉर्मेशन देंगे, है ना। वरना इतना यूट्यूब में कचरा भरा हुआ है, जिन्हें कौन कौन से कैसे कैसे वीडियो बना देते हैं, घबराते घबराते एमसीक्यू सोल्व करते हैं, है ना। 12th का पेपर भी घबराते घबराते सोल्व करते हैं, और देखिए वहां व्यूज देखिए 20,000 30,000, मतलब बच्चे देखते हैं यार, उनको सोचते हैं। और कमेंट्स देखिए आप उनके कितने, कभी कितने अश्लील अश्लील कमेंट्स करते हैं बच्चे। वो किस लिए देख रहे हैं वीडियो को, पढ़ाई के हिसाब से देख रहे हैं, नहीं देख रहे। तो आप अगर सिंसियर हैं तभी यूट्यूब पर आइए, वरना मत आइए, मेरा वीडियो मत देखिए। अगर आप सिंसियर नहीं तो क्या मतलब है यार, और आप सिंसियर है तो यूट्यूब का वीडियो सिलेक्टेड देखिए। लिमिटेड मॉक टेस्ट, अब ये मॉक टेस्ट का खेल चल रहा है, और दे लो 2 4 5 7 8, एक लिमिटेड दी है यार, है ना। आपको टेस्ट देना जरूरी है, आपने तैयारी कर ली, आपने दिए, बहुत सारे टेस्ट दिए, फाइनल टेस्ट, मेजर टेस्ट, माइनर टेस्ट, एक दो मॉक टेस्ट दे लीजिए, बार बार मॉक टेस्ट मत दीजिए, है ना। मॉक टेस्ट आपको अच्छी तरीके से तैयार करने का तरीका है। लेकिन मैंने भी कई एग्जाम से पहले पुराना टेस्ट देता था, मैं वो टेस्ट का स्टैंडर्ड नहीं होता था कि मेरे एग्जाम से मैच कर ले। किसी भी, कई बार कोचिंग का जो पेपर बनता है वो उसको इस तरह से बनाते हैं कि मेरे एग्जाम से मैच ही नहीं करता। अब मान लीजिए मेरे मॉक टेस्ट पे नंबर आए 550 में, घबरा गया, अरे यार मेरी तो रैंक ही चली गई। और जब मेन एग्जाम का देखा, अरे यार ये तो मॉक टेस्ट का पेपर तो कैसा बनाया था इन्होंने, ये पेपर तो कितना सही है। जो पेपर बनता है आपका मेन पेपर, वो अच्छे पैनल वाले समझदार लोग बनाते हैं, ठीक है, जो साइकोलॉजी का ध्यान रखते हैं। और वो कौन चीजों का ध्यान रखते हैं, आई बतलाऊंगा मैं किन चीजों का ध्यान रखते हैं। स्टडी टाइम मैनेजमेंट, ये तो बहुत जरूरी है कि ये आप खुद ही अपने हिसाब से करते हैं कि मेरी स्टडी इन 15 डेज में कैसी होगी, मैं किन किन चीजों को कैसे रिवाइज करूंगा, है ना। ये आपके हाथ में। एक बात और, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, एक गुरुजी बोल रहे थे अभी किसी को, रात दिन रात एक कर दीजिए फलाना ढिमकना, ये बोलने में अच्छा लगता है। 6 to 8 आवर्स की नींद लेनी है। आपका मन बार बार कहेगा नहीं नहीं मत सो यार, थोड़ा और पढ़ ले, मत सो यार थोड़ा और पढ़ ले। जैसे ही नींद आए झटके से नींद लीजिए। अगर आप लॉन्ग नींद नहीं ले पा रहे हैं, लॉन्ग नींद बहुत बेस्ट है, लेकिन कई बार इस दौरान प्रैक्टिकली नहीं आती है, तो अलग अलग पीरियड में नींद निकालिए। 2 घंटे की निकाल ली, फिर थोड़ा ब्रेक ले लिया, फिर 2 घंटे की, जब नींद आएगी फिर निकाल ली, है ना। लेकिन मैं तो कहूंगा लगातार ले लें, कई लोग नहीं ले पाते, मैं जानता हूं एग्जाम का प्रेशर होता है। हम लोग जब बैठे रहते थे, वहां किताब भी खरी, यहाँ किताब भी खरी, उधर वो पढ़ा ये पढ़ा है, अपन जानते किससे हेल्प होती है अपनी यार। तो उस जो एग्जामिनेशन हॉल, जो फाइटिंग रूम रहता है, उस फाइटिंग रूम में अपनी, जो अपना रूम होता है, स्टडी रूम, सॉरी स्टडी रूम में अपने क्या हालत होती है, अपना वो चीज वहां बिखरी, वो बिखर रही है, कॉपी वहां बिखर रही है, वो नोट्स वहां बिखर रहे हैं, वो मिलते भी नहीं कई बार। तो आपने टैक्स लगा रखे होंगे अपने रूम में अलग अलग जगह पर। तो स्लीपिंग टाइम का विशेष ध्यान रखिए, किस कोई कितना ही बोले,
कि नहीं सोना है, जाग जाइए, जागते रहिए, मत सोता रहिए, सोना नहीं है, जगना है, और यूं है, फलाना है, कोई किसी को ध्यान नहीं देना है। ध्यान देना भैया, एग्जाम के दिन अगर आप अच्छी तरह की नींद निकाल के गए तो 3 घंटे का पेपर अच्छा जाएगा। अब आपका देखो प्रिपरेशन डे का काम है, एग्जाम डे का आ गया हमारा, उस दिन क्या क्या ध्यान रखना है। अब मेन काम है, ये पूरी कहानी का मीन्स ये क्या है, उस दिन हमें क्या ध्यान रखना है। उस दिन हमें 180 क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी बना के रखनी है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स का ऑर्डर रखना है। मैं पहले बायो करूंगा, केमिस्ट्री करूंगा, उसके बाद मैं फिजिक्स करूंगा, या मैं पहले केमिस्ट्री करूंगा फिर बायो करूंगा, या फिजिक्स करूंगा, या मैं पहले फिजिक्स करूंगा, मैं केमिस्ट्री करूंगा, बायो करूंगा। कौन होता हूं मैं बताने वाला, आपको डिसाइड कीजिए भाई। मैं मेरा ऑर्डर तो ये होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री, सॉरी, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स, मेरा ऑर्डर तो ये होता है। लेकिन मेरे ऑर्डर आप क्यों मानेंगे? आपको फिजिक्स पहले करना है, उसके बाद केमिस्ट्री करना है, उसके बाद बायो करना है, ये आपके लिए सही। कोई बच्चा बोले नहीं सर मैं आपकी भी नहीं मानूंगा और जो दूसरा बोला उसको भी नहीं मानूंगा, मैं तो सर पहले केमिस्ट्री करूंगा, फिर बायो करूंगा, फिजिक्स करूंगा। आप जैसा करना चाहते करने, लेकिन 180 क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी पूरी करें, कोई क्वेश्चन छूटे ना मतलब आपने देख लिया हो, देखने के बाद आपको लगता हो मुझे छोड़ना है तो वेरी गुड, छोड़ दीजिए। उसके बाद ये मत जानिए कि मेरे पड़ोसी के अगर पूरे हो गए तो, उसके पड़ोसी के अगर पूरे हो गए तो, या उसके पड़ोसी के लास्ट ईयर 70-20 प्लस इतने लोगों के आ गए थे, मेरे नहीं आए तो। इससे मत करिए। पेपर के दौरान मैं भी जब करता था, मेरे दिमाग में चलता था, अरे यार इतने क्वेश्चन गलत हो गए तो मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, या मेरे साथ ऐसा हो। ये नॉर्मल चीज है, इसे थोट आते हैं, आइए स्किप कीजिए, इन थोट को आने दीजिए, स्किप करने दीजिए, आने दीजिए, स्किप करने दीजिए। अपना दिमाग अपने साथ खेल रहा है, खेलने दीजिए, आप अपने दिमाग के साथ खेलिए। आता है मुझे, मैं जो कर रहा हूं वो सही है, और मैं जितनी करूंगा उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। खुद से बोलते रहिए, ठीक है। आप अपने आप को हराते जा रहे हैं, अपने दिमाग के को जो जो थॉट्स आ रहे हैं उनको हरा रहे हैं, और आप एग्जाम आराम से अटेंड कर रहे हैं। स्किप क्वेश्चन देखो, जो नहीं आता उस क्वेश्चन को स्किप कीजिए। पहले हाथ में आपने कर लिए 180 में से, बायो के हो गए आपके 79 हो गए, 11 क्वेश्चन में आप गड़बड़ लग रही है आपको, 39 हो गए आपके फिजिक्स के, 40 हो गए आपके केमिस्ट्री के। आपको लग रहा है बाकी क्वेश्चंस क्या है। अब जो क्वेश्चंस आपने करिए, दोबारा हैंड चलाया, दोबारा हैंड चलाने से आप लोगों के बच्चे क्वेश्चन हो गए, अभी भी आपके कुछ 7-8 क्वेश्चन बच रहे हैं। अब आपको बिल्कुल नहीं आ रहा, छोड़ दीजिए। ये मत सोचिए कि पड़ोसी के हमारा सुना था लास्ट इतने सारों के तो 720 मार्क्स आ गए, इस साल क्या होगा, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, नहीं आ रहा ना आपको, छोड़िए, है ना। एक एक नंबर से आप फर्क पड़ता है ना, आप जानते हैं इस बात को। तो इसलिए जो आता है बेस्ट आंसर है उन पर चलिए। और दूसरी कंडीशन पे आइए, ऑप्शन रीडिंग। अब ऑप्शन रीडिंग में क्या होता है, हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो मैंने अगला दिया देखो, ये देखिए कि मिसमैच पूछ रहा है, या करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, या इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, और चारों ऑप्शन पढ़िए। मुझे आज भी मालूम मेरे कई क्वेश्चन इसलिए गलत हो गए क्योंकि मैंने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा, या मैंने ऑप्शन पहला ऑप्शन पढ़ के आंसर टिक कर लिया, बाकी 2-3-4 ऑप्शन नहीं देखे। आप इंटेलिजेंट हैं फिर भी आप ये गलती कर जाते हैं, है ना। आप पढ़कर गए हैं, पूरी तैयारी अच्छी, तब भी गलती करते हैं, फिर भी अखड़ता है। खुद को कैसे मारोगे आप? मैंने खुद को मारा है कई बार, यूं ऐसे वैसे, क्या कर लोगे इससे आप? गलती हो गई ना आपसे। तो ऐसी गलती नहीं होना चाहिए एक बार में, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सामने वो गड्ढा हो, उस गड्ढे में गिरकर ही सीखे हम। हमारी नेचर है ह्यूमन नेचर। कोई बोल देगा भैया वहां गड्ढा है, वहां से मत निकलना, थोड़ा पास से निकलना, है ना। यार हमें खुद को जो गड्ढा दिखना चाहिए यार, गड्ढे में गिरना जरूरी है, तभी सीखेंगे। कहा अच्छा गिर गया, आज मालूम पड़ गया मैं गड्ढे में गिर गया, अब मैं नहीं गिरूंगा क्योंकि मैं गिर गया। ऐसा जरूरी नहीं बच्चों। आपको क्या करना है, ऑप्शंस रीडिंग जो है उनको ढंग से करना है, और उसके बाद सोचकर आंसर देना है। और असर्शन रीजन में तो बहुत ध्यान रखना है इस चीज का। अपने सीबीएसई की क्लास के असर्शन रीजन थोड़ा स्टैंडर्ड आते हैं। इसी तरह से करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट का स्पेशली ध्यान रखना है कि वो पूछ क्या रहा है, मिस पेज पूछ रहा है, मैचिंग पूछ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनमें से कौन सा आंसर नहीं ये पूछ रहा है, या इनमें से कौन सा करेक्ट है ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन रीडिंग को बड़े ध्यान से आपको करना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब आ जाओ लास्ट बात पर, जो मैंने अभी आपसे कहा था कि पेपर के दौरान मेरे दिमाग में ये विचार आएगा, ये थॉट आएगा कि मैं इतने क्वेश्चन कर रहा हूं तो मेरे 700 प्लस होंगे, या इतने कम कर रहा हूं तो मैं 680 से 700 के बीच में आएंगे, या मैं इतने कर रहा हूं तो मैं इसमें रह जाऊंगा, या इतने कर रहा हूं इतने रह जाऊंगा, या इतने कर रहा हूं तो बिलो इतने पहुंच जाऊंगा। ये पेपर के स्टैंडर्ड पर डिपेंड करता है। कुछ लोग वापस आपके साथ खेल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस बार का पेपर हार्ड बनेगा। उनको मालूम है, उन्होंने देख लिया पेपर पेन मोड में आएगा। लास्ट ईयर एनटीए सीख चुका है कि इतना आसान नहीं बनाना है। कई बड़े बड़े गुरुजन भी बोल रहे हैं कि इस बार तो हार्ड देना चाहिए, पेपर हार्ड देना चाहिए। मैं भी मानता हूं इस बात को,
है ना। लेकिन उसको देने से क्या होता है, पढ़ने वाले बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, ना पढ़ने वाला उन क्वेश्चंस पे गलतियां करता है, जिससे वो बाहर हो जाता है। और हम चाहते भी यही है कि क्रीम क्रीम जो हो, वो लाख के आसपास बच्चे जो निकलते हैं उन सीट्स पर उनका सिलेक्शन हो। ये किसमें कोई बुराई भी नहीं है। पढ़ने वाला निकले, मैं बोलूं आज मैंने पढ़ाई नहीं की, मैं एग्जाम देके निकल जाऊंगा, ऐसा एग्जाम नहीं होना चाहिए। तो उन्हीं का सिलेक्शन होना चाहिए, किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो, सिलेक्शन उसी का होना चाहिए जो पढ़कर आया है, जिसको कंसेप्चुअल मालूम है। जो रट्टा मार कर आया है वो उसको निकलना चाहिए, क्योंकि रट्टा कब तक मार के आप आगे बढ़ोगे। तो कट ऑफ का हेडेक आप नहीं रखेंगे। पेपर अगर आपको लग रहा है पढ़ने के दौरान कि हाँ यार क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हैं, हल्का सा परेशान कर रहे हैं, है ना, तो अच्छी बात है, वो आपको नहीं कर रहे, बाकी बच्चों को भी कर रहे हैं। तो इस बार की परसेंट 720 नहीं जाएगी, 720 बच्चे बहुत सारों को नहीं आएंगे, कट ऑफ इससे नीचे निकल जाएगी। तो मेरे मार्क्स की रेंज वो डिपेंड करेगी कि पेपर का स्टैंडर्ड क्या है। पेपर के स्टैंडर्ड पर ही डिसाइड होगा कि भैया मेरे मार्क्स कितने, मतलब कट ऑफ कितनी जाना चाहिए उसी रेंज पर। तो उस दौरान आपको खुद को फील हो जाएगा। लेकिन ये मत सोचना कि मेरे पड़ोस का ए मुझसे बेहतर है, वो और अच्छे नंबर लाएगा और ए से बेहतर बी है, तो मैं तो ए और बी से पीछे चला गया तो मैं सारे कर दूं। स्किप करने की भी पावर होना चाहिए। आपने देखा चारों ऑप्शन समझ में नहीं आ रहे, स्किप कीजिए, बात के लिए छोड़ दीजिए। और बात के लिए मतलब बात के लिए आपके पास 180 मिनट है और 180 क्वेश्चन है, यानी बायो के क्वेश्चन आपके 1 मिनट से कम में भी सोल्व होंगे, कुछ केमिस्ट्री की भी 1 मिनट से कम में सोल्व होंगे, कुछ फिजिक्स की भी 1 मिनट से कम में सोल्व होंगे। इसका मतलब आपके पास फिर भी न्यूमेरिकल करने के लिए कुछ क्वेश्चंस पर समय होगा, लेकिन वो समय डिसाइड आप करेंगे और आपका वो डिसीजन बहुत काम आएगा। तो इस साइकोलॉजिकली मैटर को हमेशा ध्यान रखिएगा। क्लियर, उसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। पेपर का जो पेपर पेन मोड है उसमें अगर 1 2 3 ऑप्शन ABCD लिखना है तो वेरी गुड, लेकिन OMR करना है तो ऐसी OMR ले जाएंगे, ऐसी सॉरी पेन ले जाएंगे जिसकी OMR जो का टिप मोटा हो, तो एक बार करते ही एक का गोला काला करना है डार्क तो वो डार्क हो जाए, है ना। उसमें समय लगता है, देखो कई बार अगर पतले नोक वाला पेन ले गए आप तो उसमें क्या होता है, उसको डार्क करने से, मान लो जैसे इतने स्पेस को करना है, अब पतली नोक वाला है तो अब ऐसे करोगे, टाइम लग रहा है। लेकिन मोटी नोक वाला है तो फटाफट 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 ये जल्दी से हो जाएगा डार्क। और सेंटर पॉइंट चालू करेंगे बीच में से, तो बीच में से ऐसे बढ़ाते जाएंगे और जैसे पेरी फेरी पहुंचेंगे थोड़ा स्लो हो जाएंगे। ठीक है, मोटी और पतली नोक के साथ जाते हैं पॉइंट के साथ, वहां पर ये फर्क पड़ता है। तो मेरी बात आप समझ रहे हैं, मेरे सारी की सारी जितने भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स है आपको डिस्कस कर लिया है। एक बार मैं और रिवाइज कर देता हूं ताकि आप कोई चीज को भूले ना, क्योंकि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने ये तो थंबनेल हो गया, इससे तो उनको मतलब नहीं है। आपने स्टेनले होल्ले की बात सुन ली, हाउल की बात सुन ली, आपने उसके बाद सिगमंड फ्रायड की बात सुन ली कि आप उस एज ग्रुप में है जहां तूफानों का काल होता है, माइंड से लड़ाई होती है, समाज के साथ प्रतिष्ठा की बात होती है। इसमें हमको नहीं फंसना है। हमारा सिलेक्शन हुआ तो भी वेरी गुड, नहीं हुआ तो भी वेरी गुड। समाज से हमें कोई लेना देना नहीं है, बाद में अपने आप समाज को समझा देंगे, बड़े बनेंगे जब। लेकिन रिपीटर भी होंगे, फेल भी हो गए तो अगली बार रिपीट करेंगे, और दोबारा भी फेल हो गए, रिपीट हो गए, रिपीट करेंगे तो कोई बात नहीं, दूसरा कंपटीशन वेट कर रहा है हमारा। डरना नहीं बच्चों, डरना नहीं है। सोसाइटी में स्थापना होगी, जब होगी देखी जाएगी। लेकिन मैं ठीक हूं, सम कोई मुझे माने नहीं माने, मैं तो मानता हूं कि आई एम द बेस्ट। क्लियर, तो इसलिए डरना नहीं है। मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, नो प्रॉब्लम, बन जाऊंगा, बन सकता हूं, प्रयास कर रहा हूं, बनूंगा, नहीं बन पाया, नो प्रॉब्लम। क्लियर, अगली कंडीशन, ये तो मेरी बात है, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल, अभी आप थर्ड लेवल पे चल रहे हैं, आप तो एग्जाम देने वाले हैं ना। तो फर्स्ट सेकंड लेवल उन लोगों के लिए जो फाउंडेशन की बेचेस में है, जो भी तैयारी कर रहे हैं, और NET 2027 या JEE 2027 ये ऐड देंगे। ठीक है, अगली बात कि भाई हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहना चाहिए, कोई भी गड़बड़ चीजें नहीं खाएंगे, कोई फालतू बातों में नहीं फंसेंगे। मेंटल हेल्थ मतलब मैंने समझाया आपको, मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए बोला है। आप अच्छी नींद लीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए। ये मैं दो ही काम करता हूं, मैं बिजी रखता हूं अपने आप को, खूब सोता हूं। ये दो चीजें अच्छी होंगी तो आप कभी मस्त रहेंगे, ना गुस्सा करेंगे, नाटक करेंगे। जब मेरी नींद अच्छी नहीं होती है, मैं परेशान रहता हूं, मुझे गुस्सा आता है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखें। स्टडी फ्रेशर रिपीटर का चक्कर में ना पड़े, ये कोचिंग का मकड़ जाल है। ये लोग आपको ऐसे बहकाते हैं, लेकिन आपको नहीं बहकना है। आप जब भी तैयारी करने जा रहे हैं उसी साल में निकलने का प्रयास करें। फ्रेशर रिपीटर कुछ भी नहीं है, ठीक है। किसी को भी बेस्ट मत मानिए, आप बेस्ट हैं। एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, एग्जाम का डे आ चुका है, इन बातों का ध्यान रखें। कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई ओनली इंफॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल्स को लिंक करना है, वहीं जाना है, उनको देखना है।
लिमिटेड मॉक टेस्ट देने, ऐसे नहीं मॉक टेस्ट, मेरा इसमें अच्छे नंबर नहीं आए, उसमें और अच्छे आ जाएंगे। मान लीजिए पहले बारे में 650 आया, मुझे कम लग रहे हैं, अगले बारे में 600 रह गए, ओहो ये क्या हो गया, मैं तो पीछे चला गया। अगले में मान लीजिए मेरे 630 रह गए, अच्छा पहले में ज्यादा, दूसरे में कम, दूसरे के तीसरे में बीच के बीच, और अब तो मेरे साथ क्या होगा, मेरे एग्जाम में क्या होगा। ऐसी थॉट्स नहीं लानी है। मॉक टेस्ट जिन्हें कैसे कैसे लोग बना देते हैं यार, है ना, बिजी लोगों में फलाना मगर, तो ऐसा मॉक टेस्ट में नहीं फंसेंगे। आप कितनी बड़ी कोचिंग हो, आपके कितने अच्छे नंबर आ रहे हो, वेरी गुड या कम आ रहे हो, फंसेंगे नहीं। मेन एग्जाम हमेशा अलग होता है, बड़े से बड़े कंपटीशन में देख लिया मैंने। क्लियर। लिमिटेड मॉक टेस्ट दें, टाइम मैनेजमेंट रखें, लास्ट 15 डेज बच रहे हैं आप लोगों के, कोई भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। अपना पूरा जो कोर्स है वो पूरा समेट लें उसको, है ना, और हर चीज का अच्छी तरह से रिवीजन कर लें। 3 तारीख की डे आपका आराम का दिन है, और 4 तारीख जो है अपना उस सिद्ध करने का डे है कि भाई हमने अच्छी पढ़ाई की है। और ध्यान रखना, उस सिद्धि के बाद भी 1 लाख लोगों का ही सिलेक्शन होगा, बाकी लोग क्या होंगे, बाहर जाएंगे। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग उसमें, तो वो बाहर वाले कमजोर नहीं है, उनके प्रयास में कुछ कमजोरी थी, हल्की सी थी, तो कोई बात नहीं, वो अगला प्रयास करेंगे या अगला रास्ता देखेंगे। कुछ भी नहीं लूटा है, सब अपने पास ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, बचपन में करते थे हम कि हमारे पास मान लीजिए सूप है, वो कोई हमारा सूप पी गया तो बचे हुए सूप को हम संभाल लेते थे कि नहीं मैं इसको मैं ही पीऊंगा। आप ध्यान रखिए, आपके पास बहुत सारी असीम शक्ति है, उसकी पहचान आपको होना चाहिए। जो आपके पास है उसको संभाल के रखिए, वो खुद आप हैं, आपकी थॉट्स है, आपका आने वाला भविष्य है। ये नहीं तो कोई बात नहीं, कोई मेरा सूप पी गया तो वो सूप पीने के बाद मुझसे थोड़ी छीनूंगा, यानी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो नहीं हुआ, उससे छीनूंगा थोड़ी। अब जो मेरे पास मेरा बच्चा पास जो मेरे पावर है उसको मैं संभाल के रखूंगा, ताकि आगे उसका यूज कर सकूं। आगे बढ़े हम लोग, नींद अच्छी लेंगे, ये नींद ही आपको आगे तैयार करेगी। अभी से कम कम नींद लेंगे, एग्जाम के दिन प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, वहां फिर सोल्व करने में सोचने वाली क्षमता खत्म हो जाएगी। अगली बात, 180 क्वेश्चन की स्टडी सही बनाएंगे, ये आप पे डिपेंड करेगा। आप पहले बायोलॉजी करेंगे, केमिस्ट्री फिजिक्स करेंगे, या पहले केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स करेंगे, या फिर ये पहले फिजिक्स केमिस्ट्री पीसीबी ऑर्डर लेंगे। ऑर्डर आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं नहीं बोलूंगा मेरा पसंदीदा ऑर्डर कौन सा है, बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। अब किसी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो सकती है। स्किप क्वेश्चन करने की ध्यान रखें, जो क्वेश्चन पहले जो क्वेश्चन आते हैं वो कर लें। ठीक है, उसके बाद जो नहीं आते हैं, जो कम कम लग रहे हैं उनको टिक लगा के छोड़ दें। बाद में सेकंड राउंड में उनको करें जो आपको नहीं आ रहे थे, और थर्ड राउंड में लास्ट में एक बात ध्यान रखना, पेन पेपर मोड है, जो आ जाते हैं शुरू के हाथ हाथ में उन सब क्वेश्चन को मार्क करके ओएमआर फिल कर दें उसकी। लास्ट में ओएमआर फिल करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, गलती हो जाती है कई बार। ठीक है, तो ओएमआर फर्स्ट राउंड में जितने भी क्वेश्चन कर लिए उन सबकी ओएमआर फिल कर दीजिए, सेकंड राउंड के लिए फिर उनको फिल कर दीजिए, और थर्ड राउंड वाला बच लीजिए, आप बचा दीजिए। ऑप्शन रेडिंग, अच्छा कोई क्वेश्चन आपको ट्रैप करता है, बड़ा लंबा जा रहा है, पढ़ने में बहुत टाइम लग रहा है, आंसर लंबा लग रहा है कि इसको निकालने में टाइम लगेगा, उसको बाद में करना, अभी मत करो उसे। ठीक है ना, मालूम पड़े कि बाद में भी नहीं आ रहा है तो अपना टाइम जाएगा। टाइम किसी भी क्वेश्चन पर अगर जा रहा है तो उसको जाने नहीं देंगे, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन रीडिंग सन से करेंगे, कोई भी ऑप्शन गलत नहीं होना चाहिए, ये गलत पढ़ लिया उसको, करेक्ट करेक्ट इन करेक्ट को पहचान ले। क्वेश्चन की रीडिंग भी अच्छी तरह से कर लें, कोई क्वेश्चन गलत गलत नहीं बनना चाहिए। और लास्ट में इस हेडेक को ना पाले कि यार कितनी कट ऑफ जाएगी, अपना काम हो चुका है, कट ऑफ अपने आप वो जाएगी जो जाएगी, है ना। कट ऑफ के चक्कर में ना पड़े, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होती है। कोई, मैं भी देख रहा था कि किसी यूट्यूबर ने एग्जाम से पहले डाल दी कि भाई तो 25 की कट ऑफ कितनी होगी, बतलाओ भाई। ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं दुनिया में, तो आप इस चक्कर में नहीं फंसेंगे, और आप इस बात का ध्यान रखेंगे हमारा काम कंप्लीट है। ठीक है, और कोई ओएमजी नहीं है, सारा काम हो गया। ये मैंने जो बार बार ओएमजी की इमोजी बनाई है, ये आप लोगों के लिए बनाई थी। ओ माय गॉड अब क्या होगा, ओ माय गॉड, गॉड तो आपके साथ ही है, वो आपकी हमेशा हेल्प करने को तैयार है। तो इतनी सारी बातें कर ली हैं प्रॉपर वे में, मैंने जितना भी मुझे समझाना था, थोड़ा फास्ट थोड़ा स्लो, जितना भी समझाना समझा दिया है। आप लोगों को शुभकामनाएं मेरी तरफ से, आपका सिलेक्शन हो, अच्छी तैयारी करें, आप निकलें। जितने भी बच्चे देख रहे हैं सबको मेरा आशीर्वाद, सबका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे, और इस लेक्चर को जो मैंने 30-40 में घड़ी देखता हूँ, शायद 40 मिनट का आसपास का ये रिकॉर्ड हुआ होगा, आपके काम का, इसे जरूर देखें और अपनी तैयारी जारी रखें। और बीच बीच में जो भी कहीं भी कोई बात होगी रिलेटेड अपडेट करने की, नीट 2025 के पेपर से या आने वाले एग्जाम से मैं अपडेट करता रहूंगा। उम्मीद है आप इस लेक्चर का फायदा उठाएंगे और अपना एग्जाम बेहतर देंगे। गुड डे एंड गुड बाय, अच्छी शुभकामनाओं के साथ।